हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ठीक होगे और स्टडी भी ठीक चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो क्लास चला रहे हैं यूजीसी नेट का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, पर यूजीसी नेट के जो सिलेबस है उसके बियॉन्ड जाके भी हम थिंकर्स को पढ़ेंगे। पहले तो हम यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसके थिंकर्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम एमपीपीसीएस में जो एक दो दो चार एक्स्ट्रा थिंकर्स है उसको भी पढ़ना है मुझे, क्योंकि अभी एमपीपीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम होने वाली है वो जून में है, पॉलिटिकल साइंस की। और उसके लिए भी हमको पढ़ना होगा जो थिंकर्स एक दो दो तीन चार पांच थिंकर्स ऐसे हैं जो यूजीसी के सिलेबस में नहीं दिया गया है, पर वो जो है वो एमपीपीसीएस के सिलेबस में दिया गया है, तो उसको भी मुझे पढ़ना है। अभी ये जो थिंकर्स हमारे सामने हैं वो हब्स है, और ये यूजीसी के सिलेबस में है और साथ ही एमपीपीसीएस के सिलेबस में भी है। राजस्थान पीसीएस की जो सिलेबस है उसमें भी है, राजस्थान हरियाणा पीसीएस और हरियाणा राजस्थान में और हरियाणा में भी है। तो साथियों, इस थिंकर्स को हम जो भी सामने जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक एक एज से दूसरे एज में घुस रहा है। अभी आपको पढ़ के ऐसा लगेगा कि ये थिंकर्स ऐसा लिख रहा है, जैसे आप थोड़ा सा दिल को थाम के बैठिए और देखिए कि ये लिख का रहा है और ये सोच कैसे रहा है इस चीज़ें। स्वागत करता हूँ मैं जीतन। और अभी थोड़ा सा आप अपने आप को स्थिर बनाइए साथियों, क्योंकि ये इस थिंकर्स को पढ़ने के लिए इसी बेस पे हम तीन थिंकर्स को आगे पढ़ने वाले हैं। हॉब्स जो ये सामने है वो, इसके बाद से लॉक आएगा और लॉक के बाद से रूसो। ये तीनों एक ही कॉन्ट्रैक्ट थियरी की बात करेंगे और इसी से हम जोड़ेंगे कौटिल्य को, क्योंकि कौटिल्य भी जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट थियरी की बात करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर 2 है साथियों। एक यूनिट जो थियरी वाला है वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, आप उसको जाके देखिए। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में ये चौथा पांचवा थिंकर्स होगा जो हम पढ़ चुके हैं, और अभी जो है ये थॉमस हॉब्स को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए साथियों, थॉमस हॉब्स जो है, किसी भी थिंकर्स को पढ़ने के लिए जो मैं आपसे पहले बोला हूँ कि उसको परिवेश को हमको समझना होगा, क्योंकि वो जिस परिवेश में पलेगा, जिस परिवेश में बड़ा होगा, उसी परिवेश के अकॉर्डिंग सोचेगा और उसी परिवेश के अकॉर्डिंग लिखेगा। अगर हम उसके पढ़ने से पहले उससे उससे रिलेटेड जो परिवेश है, अगर हम उसको एक बार समझ लेते हैं तो थिंकर्स को समझना आसान हो जाता है। सबसे बड़ी बात देखिए साथियों कि थॉमस हॉब्स का जो जन्म है वो होता है 1588 में, और इसकी मृत्यु हो जाती है 1679 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इंग्लैंड में जन्म लेता है साथियों, इंग्लैंड का थिंकर्स है साथियों ये। और ब्रिटेन में जब ये जन्म लेता है, जब ये लिख रहा था, ब्रिटेन में उसी टाइम पे 1640 से 1660 तक गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध किस में था साथियों? तो गृह युद्ध वहाँ के राजा जो राजा है, ब्रिटेन का राजा हुआ करता था उसमें, और पार्लियामेंट में कि सुप्रीम कौन होगा, पार्लियामेंट होगी या फिर राजा होगा। बाद में ये डिसाइड होता है कि सुप्रीम तो ठीक है, आप राजा रहो, जैसे भारत में प्रेसिडेंट है कि हर चीज़ पे सिग्नेचर चाहिए, उसी तरह से वहाँ का राज्य जो है, जो राजा है वहाँ का, अभी भी वहाँ पे राजा और रानी हुआ करते हैं। तो वो सिग्नेचर तो करेगा फाइनली, पर डिसाइड जो होगा, डिसाइड जो भी करेगा वहाँ का पार्लियामेंट करेगा। तो इसी बीच गृह युद्ध हो रहा था कि कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, कौन नियम बनाएगा, कौन क्या करेगा। देखिए, ये कह रहा है कि ब्रिटेन के गृह युद्ध जो का व्यापक प्रभाव थॉमस हॉब्स के जीवन पर पड़ता है। उस टाइम पे जो गृह युद्ध हो रहा था उसका व्यापक प्रभाव थॉमस हॉब्स के जीवन पर पड़ता है। गृह युद्ध क्या था साथियों? तो वहाँ का जो मैं जैसे बोल रहा था, राजतंत्र और लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी कि पार्लियामेंट जो थी वो नियम बनाना चाह रही थी, और राजतंत्र राजा बोल रहा था कि नहीं, मैं नियम बनाऊंगा। थॉमस हॉब्स ने राजतंत्र का समर्थन किया साथियों। हॉब्स जो है वो राज्यतंत्र, वो डेमोक्रेसी को मानने से इनकार करता है और राजतंत्र का समर्थन करता है साथियों। देखिए, एक चीज़ और यहाँ पे पॉइंट है कि जन्म से पहले स्पेन ने ब्रिटेन पर आक्रमण किया। भय का वातावरण था। मैं और भय जुड़वा पैदा हुए। ये जो है थॉमस हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है साथियों। इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं हम। जब पैदा हुआ था थॉमस हॉब्स, तो जब होश संभाला, जब वो देखा दुनिया को, तो वो देख रहा था कि चारों तरफ जो है शक्तिशाली राजा हैं और एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। हर तरफ भय का माहौल है। तो वहीं बात बोल रहा है कि मैं और भय जो है वो एक ही साथ पैदा हुए, यानी कि वो जुड़वा पैदा हुए हैं। ये कौन बोल रहा है? ये थॉमस हॉब्स अपने अपने किताब में लिखता है। हम अभी सब इसका बुक भी देखेंगे साथियों। ये जो सेंटेंस है कि मैं और भय जुड़वा पैदा हुए हैं, ये यूपीएससी मेंस में कई बार पूछा गया है। यूपीएससी मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा हुआ है। तो आपसे ये हो सकता है कभी यूजीसी पूछ ले कि मैं और भय जो है, वहाँ पे मेंस में लिखने के लिए पूछता है। वो ये नहीं पूछता कि किसका कथन है, वो पूछता है कि सिद्ध करो कैसे। ये जबकि यहाँ पूछिए कि मैं और भय जुड़वा पैदा हुए थे, ये किसने कहा या फिर ये किसके द्वारा कहा गया था। तो आपको ध्यान रखना हो कि ये थॉमस हब्स बोलता है कि मैं और भय जो है वो जुड़वा पैदा हुए थे।
अभी हम देखिए इस जो गृह युद्ध हो रहा था ब्रिटेन में, उस युद्ध में लोगों के द्वारा चार्ल्स प्रथम की हत्या कर दी गई थी, ये बोल रहा है। और हाब्स जो है वो मैकियावेली को पढ़ रखा था। मैकियावेली जो हम अभी थिंकर्स जो पढ़े थे, मैकियावेली को आप पढ़े, अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे तो इसके जस्ट वीडियो पहले जो हमने बनाया है वो मैकियावेली पे है, उसको आप जाके देखिए। मैकियावेली को कह रहा है कि हाब्स जो है मैकियावेली को पढ़ा था। मैकियावेली भी यही चीज़ दे रहा है। अगर आप उसके दर्शन को देखना चाहते हैं तो वो वाला वीडियो आपको देखिए, क्योंकि वो 40 मिनट 30 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, उसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। तो ये कह मैकियावेली को ये पढ़ रहा था और उसका प्रभाव भी इस पर पड़ा। अब कह रहा है कि अब वह भी माना कि मानव स्वभाव लालची और स्वार्थी होता है। हाब्स मानता है कि मानव स्वभाव जो है वो स्वार्थी होता है, लालची होता है, ये हाब्स भी मान रहा है। हाब्स का अध्ययन पद्धति को देखते हैं साथियों। स्टडी मेथड जो है वो क्या था, अध्ययन पद्धति जो है वो क्या है, तो वैज्ञानिक भौतिकवाद एवं ये जो है हाब्स का जो स्टडी मेथड है, अध्ययन पद्धति है, वो है वैज्ञानिक भौतिकवाद पद्धति को अपनाता है। कैसे, तो क्योंकि राजनीति विज्ञान का अध्ययन जो है ज्यामिति, भौतिकी, मनोविज्ञान की सहायता से करता है। ये जो हाब्स है वो राजनीति, इसका जो अध्ययन पद्धति है वो वैज्ञानिक भौतिकवादी पद्धति को अपनाता है, क्योंकि जो ये अपने अध्ययन में जो है राजनीति विज्ञान का अध्ययन में वो ज्यामिति का, भौतिकी का और मनोविज्ञान का सहायता लेता है। राजनीति के अध्ययन में इतिहास और नैतिकता को बिल्कुल नकार दिया। जैसे कि ग्रीक एज के जो थिंकर्स है, प्लेटो है, अरस्तु है, वो नैतिकता को, कन्फ्यूशियस को देखेंगे वहाँ पे भी वो नैतिकता की बात करता है, या फिर अभी और भी आगे देखेंगे रूसो को, तो वो भी नेचर की बात करता है। जो भी नैतिक, कांट को देखेगा वो भी नैतिकता की बात करेगा। पर ये कह रहा है हाब्स जो है वो नैतिकता को बिल्कुल ही नकार दिया कि पॉलिटिक्स में नैतिकता नहीं आनी चाहिए, हिस्ट्री का कोई रोल नहीं है, नैतिकता का कोई रोल नहीं है। हाब्स का यांत्रिक भौतिकवाद, उसका जो यांत्रिक भौतिकवाद, हाब्स का यांत्रिक, और मार्क्स जो हम पढ़े थे, मार्क्स जो हम पढ़ेंगे अभी आगे, मार्क्स को पढ़ना है तो मार्क्स को, कार्ल मार्क्स का तो हम पढ़ चुके हैं। कार्ल मार्क्स को आप उसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत वो देता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ पे इसका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो यांत्रिक भौतिकवाद है वो दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना होगा, और वही चीज़ें हम यहाँ पे लिख रहे हैं साथियों, हम वहाँ पे बोल रहे हैं। देखिएगा, कह रहा है कि हाब्स का यांत्रिक भौतिकवाद मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से अलग है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है और हाब्स का यांत्रिक भौतिकवाद क्या है, दोनों डिफरेंट है। हाब्स का भौतिकवाद, हाब्स का भौतिक अणु, हाब्स के अकॉर्डिंग जो है तो भौतिक अणु स्वतः गतिशील होता है। जैसे दोनों ही बोल रहे हैं कि समाज जो है एक तरह का भौतिक अणु है, लेकिन ये कह रहा है कि हाब्स बोल रहा है कि जो भौतिक अणु है वो स्वतः गतिशील होता है, जबकि मार्क्स बोलेगा कि नहीं, अणु को बाहर से गति मिलती है। कैसे, तो अगर आप इसे, अगर सपोज कीजिए कि आपके पास कार नहीं है तो आप कार खरीदना चाहोगे, तो ये बाहर से गति मिल रही है। समाज में जो है बाहर से गति मिल रही है अणु को, जो अणु जो है वो स्वतः गतिशील नहीं है, उसको बाहर से गति मिल रही है। जबकि ये बोल रहा है, जब हम मार्क्स को पढ़े तो वहाँ पे बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे साथियों, क्योंकि ये वीडियो फिर 1 घंटे से ज़्यादा का हो जाएगा। मार्क्स खुद ही एक लंबा थिंकर से बहुत सारी चीज़ों को लिखता है, उसके बाद अगर हम इस मार्क्स को पढ़ने लगे तो और ज़्यादा खींचेगा, तो इसीलिए हम इसको खींचना नहीं चाहते। आप इतना समझिए कि मार्क्स का जो भौतिकवाद है उसमें वो जो जिस भौतिक अणु की बात करता है उसमें वो बोल रहा है कि इसको बाहर से गति मिलती है, जबकि हाब्स बोल रहा है कि नहीं, ये स्वतः गतिशील होते हैं, इसको बाहर से गति नहीं मिलती है। समाज व्यक्तियों का समूह है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति अणु की भांति स्वतंत्र है, ये बोल रहा है हाब्स। आगे देखिए, राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ स्टेट के बारे में हाब्स क्या बोल रहा है, स्टेट के नेचर के बारे में हाब्स क्या बोल रहा है, कह रहा है कि राज्य मानव निर्मित है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा साथियों, क्योंकि जहाँ पे कुछ थिंकर्स ये बोल रहा है कि नहीं, राज्य जो है, जैसे प्लेटो बोल रहा है कि राज्य जो है वो मानव के पूर्वगामी संस्था, यानी कि मानव के आने से पहले ही, अरस्तु बोल रहा है, प्लेटो बोल रहा है कि मानव के आने से पहले ही राज्य बन चुका था। वहीं जो है हाब्स के बाद से जितने भी थिंकर्स आएंगे वो सब बोले कि नहीं, मानव जो है, मानव ही राज्य को बनाए हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा, राज्य मानव निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित किया गया है। यह विचार पहली बार हाब्स ने दिया था। ये अब इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक युग से दूसरे युग में घुस रहा है लिखते टाइम पे, यानी कि इससे पहले जितने भी थिंकर्स है वो सब बोल रहे थे कि हाब्स जो स्टेट है वो है मानव निर्मित नहीं है, उसको गॉड गिफ्टेड है, गॉड ने बनाया है, वो मनुष्य से पहले विद्यमान था। पर ये बोल रहा है कि नहीं, राज्य जो है, और अभी हम देखें कि राज्य को कैसे मानव ने बनाया है ये भी बता रहा है, पर ये बोल रहा है, पहली बार बोला कि नहीं, राज्य जो है वो मानव निर्मित संस्था है, मानव के द्वारा बनाया गया है, इसे भगवान ने नहीं बनाया है। राज्य एक
एक यंत्र है न कि दैवीय। ये भी बात जो ग्रीक एज के थिंकर्स वो दैवीय मानते थे राज्य को, ये बोल रहा है कि नहीं, राज्य जो है वो मानव निर्मित है, एक यंत्र है, दैवीय संस्था नहीं है। इसी की वजह से मैं लाक भी बोलेगा, मिल भी बोलेगा और बेंथम भी बोलेगा, हम तीनों को आगे पढ़ना है, क्योंकि बेंथम तो यूजीसी के सिलेबस में नहीं है पर एमपीपीसी के सिलेबस में है, तो बेंथम को भी पढ़ना है मुझे। आगे देखते हैं साथियों, आगे क्या है कि मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर के बारे में क्या बोल रहा है। तो अभी जो ऊपर मैं बता रहा था कि ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव को स्वार्थी मानता है, लालची मानता है। मानव स्वभाव को लालची और स्वार्थी माना, जो हमेशा खुशी की तरफ भागता है। ये बात कौन बोल रहा है? ये हाब्स बोल रहा है। मानव जो है तो हमेशा स्वार्थ के पीछे भागता है, लालच के पीछे भागता है और लालची है, स्वार्थी है, तार्किक है परंतु अपूर्ण है। ये बात भी मानव ये बोलता है, हाब्स बोलता है कि मानव जो तार्किक तो है परंतु वो पूर्ण रूप से तार्किक पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण है। आत्म संरक्षण की तरफ भागता है, वो जहाँ भी उसको देखेगा हमको यहाँ पे हम सुरक्षा है, मुझे सुरक्षा मिलेगी यहाँ पे, वो उसी की तरफ भागता है। ये मानव है, मानव के नेचर के बारे में बोल रहा है साथियों। ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। देखिए साथियों, मुझे इस क्लास का जो नोट्स इसको बनाने में, लिखने में बहुत समय लगा है, और एक थिंकर्स को पढ़ने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ 4 से 5 किताबें पढ़नी पड़ी, तब जाके इतना सारा मटेरियल से निकला है। नहीं तो आप किसी भी एक बुक में जाओगे तो एक ही पॉइंट आपको मिलेगा कि हाँ इतना ही है। मार्क्स मानव स्वभाव को लालची और स्वार्थी माना, तार्किक है परंतु अपूर्ण है, दूसरे बुक में मिलेगा। इसी तरह से कई बुक पढ़ के 3-4 पॉइंट जो मिल रहा है मुझे निकालना पड़ा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं, प्राकृतिक अवस्था। देखिए, नेचुरल स्टेट या नेचुरल स्टेज की बात करता है साथियों, और कह रहा क्या है, लॉलेस स्टेट था, यानी कि इसमें कोई कानून कोई नियम नहीं था, ये लॉलेस था जो प्राकृतिक अवस्था था। अभी प्राकृतिक अवस्था के बारे में जाने, प्राकृतिक अवस्था किसको बोल रहा है। ये कह रहा है कि पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक अवस्था थी, यानी कि इसमें समाज नहीं था, इसमें जो सोशलाइजेशन था वो नहीं था, फिर इसमें राजनीति नाम का कोई चीज़ नहीं थी, जो प्राकृतिक अवस्था थी। और प्राकृतिक अवस्था किसको बोल सकते हैं? एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो आदि मानव जो होते थे उसमें कोई नियम कोई कानून नहीं थी, सब एक दूसरे के विपरीत थे, सब एक दूसरे को मार रहे थे, माइटी राइट का रूल था, उसी को प्राकृतिक अवस्था बोल रहा है। तो ये कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वो पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक अवस्था थी। सभी के विरुद्ध सभी का संघर्ष की अवस्था थी, सभी के विरुद्ध सभी संघर्ष कर रहे थे, कोई किसी का दोस्त कोई किसी का हित नहीं था। माइट इजराइल, जो बलवान है उसी का रूल होगा, यही रूल था उसमें, जो बलवान है वही शासन करेगा, इसी का रूल था, यही रूल था। हर आदमी प्रत्येक दूसरे आदमी का शत्रु था, कोई भी इंसान किसी का दोस्त नहीं था, हर आदमी दूसरे आदमी का शत्रु था। यानी कि अगर बात अपने रक्षा की आती थी तो सब लोग मार देते थे, एक दूसरे को मार के संसाधनों का दोहन करते थे। यहाँ प्राकृतिक अधिकार था साथियों। प्राकृतिक अधिकार की बात करता अभी हम देखेंगे प्राकृतिक अधिकार क्या होता है। यहाँ प्राकृतिक अधिकार था, परंतु ताकतवर ही उस अधिकार का उपयोग करते थे, सभी उस अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते थे, ये हाब्स बोल रहा है। अतः यहाँ आत्म संरक्षण की समस्या थी, यानी कि हमेशा सेफ नहीं था, कोई किसी को मार दे रहा था, जो शक्तिशाली थे वहीं प्राकृतिक में जो अधिकार था उसका उपयोग कर रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे समस्या थी आत्म संरक्षण की। फिर लोगों ने सोचा कि संरक्षण तो चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं कि समझौते के द्वारा एक सुप्रीम बॉडी बनाते हैं जो हमारे ऊपर शासन करेगी, जो नियम बनाएगी और सबको संरक्षण प्रदान करेगी। तो इसी संरक्षण के लिए, संरक्षण हेतु समझौता किया गया, लोगों के बीच समझौता किया, और समझौते के द्वारा ही लोगों ने क्या बनाया? राज्य बनाया। समझौते के द्वारा ही लोगों ने राज्य बनाया। इसी को बोल रहा है कि राज्य जो है मानव निर्मित है, राज्य दैवीय नहीं है, राज्य पूर्वगामी संस्था नहीं है। प्राकृतिक विधि थी साथियों, प्राकृतिक विधि उस समय नेचुरल लॉ हुआ करती थी, पर उसका प्रयोग कौन करता था? जो शक्तिशाली लोग थे वही करते थे। ये बोल रहा है नेचुरल लॉ में क्या थी? तो मानव विवेक का नियम ही प्राकृतिक विधि थी। उस टाइम पे क्या थी? मानव का जो विवेक था वही प्रकृति का विधि थी। हाब्स लेवियाथन इसके बुक का नाम है साथी। 2025 जो भी जनवरी में एग्जाम हुआ था 2024 दिसंबर वाला, उसमें भी ये किताब का नाम पूछा हुआ था कि लेवियाथन किसकी बुक है। तो हाब्स जो है लेवियाथन इसके बुक का नाम है। लेवियाथन में 19 प्रकार के प्राकृतिक नियमों की बात करता है साथियों। प्राकृतिक नियम तो थे पर उसको कोई मान नहीं रहा था। जैसे 19 प्रकार के जो प्राकृतिक नियम की बात करता है उसमें से 1-2 क्या है एग्जाम्पल के तौर पे? तो एग्जाम्पल के तौर पे है, व्यक्तियों को कुछ अधिकारों का परित्याग करना चाहिए। देखिए साथियों, ये बोल क्या रहा है कि अगर आपको राज्य बनाना है,
एक सुप्रीम बॉडी बनाना है जो आपको ऊपर शासन करेगी, जो नियम बनाएगी, तो आपको कुछ अधिकार अपना त्याग करना होगा, और कुछ अधिकार को त्याग करके वो जो अधिकार आप त्याग कर रहे हो वो सुप्रीम जो बॉडी बना रहे हो उसको बॉडी को दे दीजिए, वो आप पे शासन करेगी। ऐसे सब लोगों का थोड़ा थोड़ा अधिकार लेकर वो पावरफुल हो जाएगी और वो शासन करेगी आपके ऊपर। तो देखिए ये कह रहा है कुछ व्यक्तियों को कुछ अधिकार परित्याग करने चाहिए। इसी तरह से क्या है, एग्जाम्पल में जो 19 प्रकार की बात कर रहा है इसमें क्या है, तो इसके क्रियान्वयन हेतु परस्पर समझौता करना चाहिए, यानी कि जो नियम बना रहा है उसके क्रियान्वयन हेतु परस्पर समझौता भी करना चाहिए। इसी तरह से 19 प्राकृतिक नियमों की ये बात करता है, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक दो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ। हाँ, आप इतना समझिए कि 19 प्रकार के प्राकृतिक नियमों की जो बात करता है कहाँ करता है, तो लेवियाथन में करता है। लेवियाथन किसकी बुक है, वो हॉब्स की बुक है। सामाजिक समझौता क्या है, जैसे कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि संरक्षण हेतु समझौता किया गया और समझौते के द्वारा ही राज्य बनता है, तो समझौता आखिर है क्या, उसी के बारे में। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए सबसे पहला थिंकर है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थियरी को देता है, तो कौन देता है, तो वो है हाब्स है। हाब्स ही देता है सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थियरी, और ये बात आपको ध्यान रखनी होगी साथियों। सामाजिक समझौता सिद्धांत सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में क्या बोलता है साथियों, तो हाब्स के अनुसार लोगों ने प्राकृतिक अवस्था की बुराइयों से बचने के लिए, प्राकृतिक अवस्था में जो बुराइयां क्या थी, तो ऊपर जो अभी मैं बता रहा था कि प्राकृतिक अवस्था में ये सब प्रॉब्लम थी, ये सब प्रॉब्लम प्राकृतिक अवस्था में थी। माइट इज राइट का रूल था, सभी के विरुद्ध सभी का संघर्ष था, प्रत्येक आदमी एक दूसरे के शत्रु हुआ करते थे, ताकतवर भी ही जो व्यक्ति थे वहीं प्राकृतिक अधिकार का उपयोग करते थे, ये सब समस्याएं थी। तो समस्याओं से बचने के लिए हाब्स के अनुसार लोगों ने प्राकृतिक अवस्था की बुराइयों से बचने के लिए एक समझौता किया, और समझौता किया और संप्रभुता स्टेट का निर्माण किया। साथियों ये समझौते के द्वारा जिस चीज़ का ये निर्माण करता है, जो स्टेट का निर्माण करता है, उसका नाम ये संप्रभुता देता है, सोवरेंटी देता है, संप्रभुता देता है, यानी कि स्टेट को इस संप्रभुता के नाम से संबोधित करता है। अब देखिए जिस चीज़ का ये निर्माण करता है समझौते के द्वारा, स्टेट का जो निर्माण कर रहा है उसको क्या, उसके बारे में क्या बोल रहा है, तो संप्रभुता कोई व्यक्ति नहीं बल्कि यह एक निर्णय लेने की शक्ति है। यही जो ऊपर बोल रहा है कि हम अपने अपने शक्तियों को थोड़ा थोड़ा करके लोग इसको दे देंगे, जो सुप्रीम बॉडी है यानी कि संप्रभुता इसको दे देंगे, और ये जो कोई व्यक्ति नहीं होगा, एक निर्णय लेने की संस्था होगी, एक शक्ति होगी जो निर्णय लेगी, और निर्णय लेगी किसके लिए, जो उस राज्य में पब्लिक जो जनता रह रही होगी, जो पीपल रह रहे हो, जो अपने अधिकारों का त्याग करके इस संस्था को बना रहे हैं, उसके बारे में निर्णय लेगी। ये बात हॉब्स बोल रहा है। संप्रभुता के खिलाफ क्रांति का कोई अधिकार नहीं होगा। ध्यान रखिए साथियों, ये क्या बोल रहा है कि संप्रभुता, अगर आप समझौते के द्वारा एक बार आप स्टेट बना दिए, यानी कि संप्रभुता को सोवरेंटी को बना दिए, पर उसके खिलाफ आपको जाने की अनुमति नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे हॉब्स क्या कितना बड़ा राजतंत्र का समर्थक बन जाता है, यानी डिक्टेटरशिप को समर्थन करने लगता है। कह रहा है कि आप एक बार तो समझौता कर लिए, समझौता करके अपने अधिकार को दे दिया, पर वो कुछ भी करे वो जो है वो गलत नहीं कर सकता, आप उसके विरुद्ध क्रांति नहीं कर सकते। ये कौन बोल रहा है, हॉब्स बोल रहा है, यानी कि कितना पावरफुल स्टेट की बात कर रहा है। अगला पॉइंट देखिए साथियों, अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि हॉब्स के अनुसार यह सर्वोच्च, शक्तिशाली और अद्वितीय, स्थायी, असीमित और अविभाज्य एवं निरंकुश है। देखिए स्टेट के बारे में कितना पावर दे रहा है, स्टेट को बोल रहा है सर्वोच्च है, शक्तिशाली है, अद्वितीय है, स्थायी है, असीमित है, अविभाज्य है एवं निरंकुश है, यानी कि आप किसी भी तरीके से इसके परे नहीं जा सकते हैं, इस पर उंगली नहीं उठा सकते। जो भी कर रही है वह सही ही करेगी, आपको इस पर कोई उंगली नहीं उठाना है। बोंदा थिंकर से साथियों, बोंदा ने स्टेट पर ईश्वरीय और नैतिक प्रतिबंध लगाया था, पर हॉब्स ने उस प्रतिबंध को भी हटा दिया, चर्च को भी राज्य का अधीन कर दिया। चर्च को जब हम लाख को देखेंगे तो चर्च को भी वो राज्य का अधीन करता है। राज्य का अधीन मतलब इन द सेंस कि वो सेपरेट करता है, सेपरेट कर देता है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। मैकियावेली भी एक पॉइंट पे जाकर धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, पर ये क्या बोल रहा है, हॉब्स क्या बोल रहा है, ये जो बोंदा जो है वो राज्य पर ईश्वरीय और नैतिक प्रतिबंध लगाया, उस प्रतिबंध को भी हटाता है और राज्य को अथाह असीमित शक्ति देता है। साथियों ये बोल रहा है कि राज्य कभी गलत नहीं कर सकता, राज्य के ऊपर उंगली उठाना ही नहीं है। चर्च को भी राज्य का अधीन कर दिया, चर्च को भी राज्य के ऊपर नहीं जाना है, चर्च को भी राज्य का अधीन ही रहना है। आगे क्या कह रहा है कि राजा जो है दैवीय नहीं है, समझौते का परिणाम है। एक तरफ ये बोल रहा है कि राजा जो है दैवीय नहीं है, समझौते का परिणाम है, पर समझौता के बाद से जो राजा बन रहा है, जो राज्य बन रहा है, उसके विरुद्ध क्रांति का कोई अधिकार नहीं साथियों, क्योंकि वो जो भी करेगा वो सत्य ही करेगा, गलत कुछ नहीं करेगा। समझौता वन में है साथियों। एक बात ध्यान रखिएगा,
समझौता जो है वन वे है। जब हम रूसो को पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे समझौता जब टूटता है, कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो कहाँ जाते हैं। पर ये बोला है कि नहीं, समझौता टूटेगा नहीं, समझौता वन वे है। एक बार अगर आप समझौता कर लिए तो वापस नहीं जा सकते, अपने अधिकारों को फिर से मांग नहीं सकते सोवरेंटी से। जो संप्रभुता जो है उससे आप अपने अधिकारों को वापस नहीं ले सकते हैं। अधिकार दे दिए तो दे दिए, और वो जो चाहे वो करे। तो संप्रभुता जो है वो वन वे है, यानी कि एक पक्षीय द्विपक्षीय नहीं है। संप्रभुता का आदेश ही विधि है। जो संप्रभुता बोलेगा, जो स्टेट बोलेगा, जो आदेश देगा वही विधि है। सोचिए कि कितना पावरफुल बना रहा है स्टेट को। संप्रभुता में लोगों के प्रति कोई जवाब, संप्रभुता का लोगों के प्रति कोई जवाब देने, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यानी कि लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक तरफ ये बोल रहा है, दूसरी तरफ ये बोल रहा है कि अधिकारों का जो त्याग कर रहे हैं, यानी कि हम अपने अधिकार का त्याग करके स्टेट बना रहे हैं। एक तरफ सोचिए कि ये क्या बोल रहा है कि हम अधिकारों को त्याग करके स्टेट बना रहे हैं। यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है, कि व्यक्तिवाद को सपोर्ट कर रहा है। पर एक तरफ ये देखिए, ये बोल रहा है कि अधिक जब एक बार संप्रभुता बन जाए तो लोगों के प्रति उसका कोई जवाबदेही नहीं है, यानी कि वो जो चाहे वही सत्य है, वही करेगा वो। एक कथन है साथियों, यह उस महान लेवियाथन या ईश्वर की पीढ़ी है, ये हाब्स बोल रहा है, जिसे हम अमर ईश्वर हमारी शांति और रक्षा के अधीन रखते हैं। ये कथन आपको याद रखना होगा। ये हाब्स का कथन है साथियों, इस पे ज़्यादा कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी क्लास बहुत लंबा खींचेगा साथियों, क्योंकि अभी एक पेज का भी और नोट्स है। आई एम सॉरी। हाँ, समझौते की विधि देखिए साथियों। समझौता तो हो गया, समझौते के द्वारा संप्रभुता का निर्माण भी हो गया। अब समझौते की विधि क्या है, समझौते का जो मेथड है वो क्या है साथियों। तो समझौता का उद्देश्य आत्मसंरक्षण, जैसे ऊपर मैं बता रहा था, समझौता का उद्देश्य क्या है, आत्मसंरक्षण। सेल्फ जो उसका जो आत्मसंरक्षण है वो क्या है, वो समझौते का उद्देश्य है साथियों। अपने कुछ अधिकारों का त्याग करना, ये समझौते की विधि है। कुछ अधिकारों का त्याग करना और इसी आधार पे दूसरे को भी देना। देखिए ये क्या कह रहा है कि हम अपने अधिकारों का त्याग इस आधार पे कर रहे हैं कि आप भी अपना अधिकारों का त्याग करके और संप्रभुता को अपने अधिकारों की शक्ति दे दोगे। यही बात ये कह रहा है कि अपने अधिकारों का त्याग करना इस आधार पर कि दूसरे भी देंगे, दूसरे भी अपने अधिकारों का त्याग करेंगे। समझौते के बाद व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है। समझौते के बाद से व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं बचता साथियों। व्यक्ति जो है वो अधिकारहीन हो जाता है। समझौता भंग तो प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे। देखिए यही बात हाब्स बोल रहा है कि अगर समझौता आप भंग करेंगे तो प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे, जबकि लाक और रूसो बोलेगा समझौता भंग होने से प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएंगे। जब हम लाक को पढ़ेंगे और रूसो को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको हम बताएंगे। स्वतंत्रता और आत्मसंरक्षण, ये हेडिंग है साथियों, और इसके बारे में हम देखेंगे स्वतंत्रता के बारे में क्या विचार प्रस्तुत करता है हाब्स, और आत्मरक्षण के बारे में क्या विचार देता है। स्वतंत्रता गति में बाहरी रुकावटों की एक गैर मौजूदगी है। स्वतंत्रता जो है वो बाहरी रुकावटों की, गति में जो है बाहरी रुकावट आ रहे हैं उसकी गैर मौजूदगी, यानी कि उसमें अगर बाहरी रुकावट नहीं है, कोई किसी भी तरीके का बाहरी रुकावट नहीं है, वहीं स्वतंत्रता, ये हाब्स बोल रहा है साथियों। एक तरफ देखिए ये बोल रहा है कि स्वतंत्रता बाहरी रुकावटों की गैर मौजूदगी है, यानी कि बाहरी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ स्टेट को इतना पावर दे रहा है तो ऑब्वियस ही बात है। और दूसरी तरफ बोल रहा है कि स्टेट जो विधि बना देगी, जो बोल देगी वही विधि बन जाएगा। तो ये बातें कॉन्ट्रडिक्टरी है साथियों। हालांकि इस पर आपको जाना नहीं है, पर ये बातें कॉन्ट्रडिक्टरी है कहीं ना कहीं। अगर आपको पीएचडी कभी हाब्स को लेकर करना होगा तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये बातें कॉन्ट्रडिक्टरी बोल रहा है कहीं ना कहीं। आए क्या बोल रहा है, व्यक्ति हर वो कार्य कर सकता है जिसे संप्रभुता ने निषेध न किया हो। बात वही है कि अगर स्टेट जो बोल रहे उसको छोड़ के व्यक्ति हर काम कर सकता है। स्टेट अब बोले ही क्यों कि आप ये काम करो। स्टेट को इतना पावर आप दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको आपके जो अधिकार है उसका हनन होगा। तो अगर आप स्टेट को पावरफुल बना रहे हो, एक तरफ ये बोल रहे हो कि व्यक्ति हर वो काम कर सकता है, एक तरफ से देखिए स्वतंत्रता के बारे में यही बोल रहा है, स्वतंत्रता के बारे में यही बोल रहा है कि व्यक्ति हर वो काम कर सकता है जो स्टेट निषेध न करी, स्टेट मना न करी हो। तो स्टेट जो मना कर रही है उसको छोड़ के आप जो भी काम करो उसको ये स्वतंत्रता मानता है। एक सेंटेंस साथियों, इसी का सेंटेंस है, लिबर्टी इज वट एवर द लॉ परमिटेड। वही बात ये सेम है, लिबर्टी वट एवर द लॉ परमिटेड, जो लॉ परमिशन दे रही है वही लिबर्टी है। एंड वट एवर द लॉ वाज साइलेंट, जिस पे साइलेंट नहीं, जिस पे जो स्टेट जो है साइलेंट है, वो एक तरफ ये बोल रहा है कि लिबर्टी जो है वो है जो लॉ परमिट कर रहा है, यानी कि जो संप्रभुता है वो परमिशन दे रहा है कि हाँ आप ये कर लो। दूसरी तरफ क्या बोल रहा है साथियों, और जिसपे जो राज्य है वो साइलेंट है, वो स्वतंत्रता है। यही बात ये बोल रहा है।
स्वतंत्रता के बारे में, संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता है आपको, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, बच्चे पैदा करने की स्वतंत्रता है, विश्वासों में मानने की स्वतंत्रता, आप इस प्रकार की स्वतंत्रता आपके पास है। लेकिन कह रहा है कि सभी स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। इस पर स्टेट जो है वो प्रतिबंध लगा सकती है जब वो चाहेगी। ये निरपेक्ष नहीं है। ये स्वतंत्रता का विचार कौन दे रहा है? हाब्स दे रहा है। व्यक्तिवादी या पूर्णतः, देखिए बात जो ऊपर मैं बोल रहा था वही बात हेडिंग के रूप में आ रही है अब, कि ये व्यक्तिवादी है या फिर पूर्णतावादी है। तो दोनों का झलक इसमें है। एक तरफ देखिए, व्यक्ति के विरुद्ध संप्रभुता के विरुद्ध जाने का कोई अधिकार नहीं है। व्यक्ति के विरुद्ध संप्रभुता, व्यक्ति को, सॉरी यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे आप सुधार कर लीजिए जब नोट्स बनाइएगा। व्यक्ति को संप्रभुता के विरुद्ध, ये छोड़ दीजिए, व्यक्ति को संप्रभुता के विरुद्ध जाने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि आप स्टेट के खिलाफ नहीं जा सकते, व्यक्ति जो है स्टेट के खिलाफ नहीं जा सकती। एक तरफ ये बोल रहा है, दूसरी तरफ क्या बोल रहा है कि राज्य निर्माण का उद्देश्य आत्मसंरक्षण है, यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन है, नहीं किया तो इसके विरुद्ध जनता क्रांति कर सकती है। दूसरी तरफ क्या बोल रहा है, अगर आत्मसंरक्षण उसका सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं किया ठीक से तो जनता जो है क्या क्रांति कर सकती है? किसके विरुद्ध? स्टेट के विरुद्ध। जनता इसके विरुद्ध क्रांति कर सकती है। एक तरफ ये बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे व्यक्तिवाद का झलक दिख रहा है, और दूसरी तरफ क्या बोल रहा है कि क्या है, व्यक्ति जो है संप्रभुता के विरुद्ध नहीं जा सकता। एक तरफ ये, तो यहाँ पे पूर्णतावादी दिख रहा है, यहाँ पे व्यक्तिवादी दिख रहा है। यही बातें कि हाब्स जो है, ये यूपीएससी ने भी पूछा एक दो बार कि हाब्स जो है व्यक्तिवादी है या पूर्णतावादी है। तो वहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हरियाणा में मेंस बेस आती हो, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना होगा आपको। यानी कि आत्मसंरक्षण का अधिकार है, जिस चीज़ के लिए हम स्टेट को निर्मित किया है वो हमारा निरपेक्ष है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि आत्मसंरक्षण हमारा उस पर वो एब्सोल्यूट है, उसके लिए हम विरोध कर सकते हैं, हम क्रांति कर सकते हैं। अतः विचार में पूर्णतावाद साधन है। अतः ये देखिए, ये आप कंक्लूजन के तौर पर जब आप आंसर कर रहे होगे तो ये आप कंक्लूजन के तौर पर लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं ये क्वेश्चन मिल जाए कि हाब्स व्यक्तिवाद या पूर्णतावाद, तो एक बार ये डिस्क्राइब करिए पूरे के पूरे यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ये लिखिए कि अतः जो विचार है हाब्स जो है वो हाब्स के विचार में पूर्णतावाद जो है वो साधन है, वो मीन है, और व्यक्तिवाद जो है वो एंड है, यानी कि साध्य है। ये बात अगर आप लिख लिए तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। कुछ कोर्स है साथियों, इसको आपको ध्यान रखना हो। कोर्स में क्या है, डर और मेरा जन्म एक साथ हुआ था। यही बात ऊपर जो मैं बोल रहा था, डर और मेरा जन्म एक साथ हुआ था, या मैं और भाई जुड़वा पैदा हुए थे। जिज्ञासा दिमाग की लालसा है, जिज्ञासा जो दिमाग की लालसा है। कानून बुद्धि से नहीं अधिकार से बनता है, यानी कि अधिकार होगा तो ही कानून बनेगा, बुद्धि से नहीं। युद्ध में बल और धोखेबाजी दो अनिवार्य गुण हैं। ये कौन बोल रहा है? ये हाब्स बोल रहा है। एक थिंकर्स साथियों, वाहन थिंकर्स है, और इसके बारे में हाब्स के बारे में लिखते हैं कि हाब्स के विचारों में एक तरफ अराजकता है तो दूसरी तरफ निरंकुशतावाद है। एक तरफ अराजकतावाद है तो दूसरी तरफ निरंकुशतावाद है। इस कथन को भी आपको याद रखना होगा। कुछ बुक्स है साथियों, इसको आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये बुक्स हर साल लगभग घुमा के पूछ देते हैं। जैसे नागरिक पे नागरिक पे बुक है, लेवियाथन के विषय की प्रत्याशा है इसमें। इस विषय वस्तु यानी कि ये बुक है और ये सब्जेक्ट है, इसमें क्या लिखा है उसका वो है। लेवियाथन जो बुक है उसका पूरा नाम आप देख लीजिएगा एक बारी। और लेवियाथन को 4 भागों में विभाजित किया गया। इसमें प्रकृति का नियम, सामाजिक अनुबंध, सिद्धांत और पूर्ण संप्रभुता आदि शामिल किया गया इसमें। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। डी कार्पोरे, शरीर पर कानून के तत्व हैं। डी होमिनिन, यानी कि वन मैन। हाब्स, महान त्रयी से अंतिम, ये इसके सब्जेक्ट है साथियों। और एक है ये, एक बुक का नाम इसका लास्ट आपको जानना जरूरी है। तो ये कह रहा है कि बेहमत द हिस्ट्री ऑफ कॉजेज ऑफ द सिविल वार इन ऑफ यूके, इसको बारे में आपको, यानी कि ये इसे द लॉन्ग पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आपको याद रखना होगा साथियों। ये हमारा क्लास का एंड होता है साथियों। आप उम्मीद करता हूँ कि ये नोट्स जब आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, जो कुछ मैं बोला हूँ उसको बारे में आप थोड़ा सा लिखिएगा। तो आप देखिए, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लगभग 73 से 75 क्वेश्चन जो वो मेरे नोट से आए थे। मेरा जो हैंड रिटन नोट्स है उससे आए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलके। इस बार मैं दावा कर रहा हूँ कि 80 के आसपास क्वेश्चन जो है मेरे नोट्स से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आएंगे। आप केवल इस नोट्स को पढ़िए ध्यान से, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको इसमें अपडेट करिए और इसको रट जाइए साथियों। क्योंकि अगर आप 80 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से कर रहे हैं, 80-85 क्वेश्चन कर रहे हैं, वहाँ से 35 कर रहे थे, आप 120 के स्कोर करने के सक्षम रहिएगा। और 120 से कम में अगर आप जनरल से आते हैं तो JRF नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है।
तो अगर आपको जेआरएफ चाहिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आप इस नोट्स को ध्यान से पढ़िए साथियों, क्योंकि ये बेस्ट नोट्स है। पूरे यूट्यूब पे ही मैं दावा कर रहा हूँ। आप मेरा कमेंट बॉक्स जाके देखिए, किसी ने कमेंट किया, आप उस कमेंट में चैट ओपन कमेंट बॉक्स ओपन रखा हूँ, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए साथियों, वहाँ पे भी कि 1.5 साल में मैं तमाम यूट्यूब चैनल देखा पर ऐसा नोट्स कहीं नहीं मिला। ये मैं नहीं, मेरे व्यूअर बोल रहे हैं साथियों, तो आप उसको जाके देखिए। और इस नोट्स को सच्ची बता रहा हूँ मैं, ऐसा नोट्स आपको नहीं मिलेगा। आप कहीं भी यूट्यूब पर खंगा लीजिए और फ्री में इस तरीके से आपको कोई अवेलेबल नहीं करा रहा है, तो इसीलिए इसको अप्रिशिएट करिए साथियों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। चलिए, हाफ्स को आप ध्यान से पढ़िए, इसमें जो भी मटेरियल्स है, जो फैक्ट्स, जो डेटा है, उसको याद करिए। और कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो मैं दे चुका हूँ साथियों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।